आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं जैव प्रक्रम परिवहन के अंतर्गत मानव परिवहन तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। परिवहन यानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन। तो सबसे पहले चलते हैं परिवहन की परिभाषा। तो परिवहन समस्त उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोत से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने को परिवहन कहा जाता है। परिवहन की क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होता है जिसे परिवहन तंत्र कहा जाता है। तो परिवहन की परिभाषा में दो शब्द है। एक है उपयोगी पदार्थ। उपयोगी पदार्थ का मूल स्रोत से निकालकर। तो उपयोगी पदार्थ क्या क्या हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। उपयोगी हो गया भोजन, जल, O2, ये उपयोगी पदार्थ। और है अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ। ये हो गया भोजन, जल और O2। अनुपयोगी पदार्थ को एग्जाम्पल दें तो ये हो गया CO2 और नाइट्रोजनी अपशिष्ट। गंतव्य स्थान, एक और वर्ड आया है गंतव्य स्थान तक, यानी वहाँ तक पहुँचाना जहाँ से उसको बाहर निकालना आसान हो। इस तरह से परिवहन के अंतर्गत उपयोगी चीज़ों को कोशिका तक पहुँचाया जाता है और कोशिकाओं में बने हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को कोशिका से निकालकर उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये हुआ परिवहन या परिवहन तंत्र की परिभाषा। तो हम चलते हैं मानव परिवहन तंत्र के बारे में। मानव परिवहन तंत्र को एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इससे नोट बनाना भी आसान होगा और समझना भी आसान होगा। तो मानव परिवहन तंत्र, मानव परिवहन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है रक्त परिवहन तंत्र और दूसरा है लसिका तंत्र। तो बारी बारी से सबके बारे में जानें। सबसे पहले रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिवहन तंत्र को भी हम आगे तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर फर्स्ट रक्त, नंबर सेकंड रक्त वाहिनियाँ और नंबर थर्ड हृदय। तो सबसे पहले रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर रक्त को बोलें तो एक संयोजी उत्तक है, लेकिन कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। कहने के लिए तरल है लेकिन इसमें भी छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिसको हम ठोस भाग कह सकते हैं। तो तरल भाग, तरल भाग को हम प्लाज्मा कह सकते हैं। प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% भाग होता है और जिसमें फाइब्रिनोजेन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन उपस्थित होता है। और ये करता क्या है? प्लाज्मा रक्त में उपस्थित है तो करता क्या है? ये भोजन का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जो अपशिष्ट हैं उसका परिवहन करता है। तो प्लाज्मा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि BTBC का ये है, NCERT बुक से लिया गया है। भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी अपशिष्ट, इसका परिवहन प्लाज्मा करता है। अब रक्त के दूसरे भाग, ठोस भाग को देखिए। ठोस भाग यानी छोटे छोटे कण, ये तीन हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC हिंदी में इसको कहेंगे लाल रक्त कण, या इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड कार्पसल्स। लाल रक्त कण के बारे में जानें। ठोस भाग पूरे रक्त का 45% भाग है। चूँकि तरल भाग 55 है तो ठोस भाग 45 है। अब ठोस भाग में 45% भाग में ही ये तीन है। तो सबसे पहले लाल रक्त कण या RBC के बारे में। RBC में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन वर्णक उपस्थित होता है जिसके कारण रक्त का रंग, RBC का रंग लाल होता है। इसी कारण इसका नाम भी दिया गया है लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स।
चलिए, आरबीसी या लाल रक्त कण, इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा कण है जिसका कार्य है O2 तथा CO2 का परिवहन। किसका परिवहन करता है? O2 का और CO2 का। हीमोग्लोबिन, इसका लाल रंग किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पूरे शरीर की कोशिका को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, और उस कोशिकाओं में बने CO2 जब हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो बनाता है कार्बाएमीन हीमोग्लोबिन, नो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कल हम थोड़ा वीडियो में गलत बोल दिए थे। कार्बाएमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और प्रत्येक कोशिका से इसको CO2 को निकालकर इसको श्वसन अंग फेफड़े में पहुंचाता है, जहां से यह शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से आरबीसी का मुख्य कार्य है O2 और CO2 का परिवहन। और आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और दूसरा नंबर है आपका WBC। WBC या इसको कहेंगे श्वेत रक्त कण। WBC या श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण, इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं होने के कारण ही इसका रंग वाइट या सफ़ेद होता है, और इसकी संख्या आरबीसी से कम होती है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, साथ ही यह अमीबा की तरह अनियमित आकार का होता है, यानी इसका आकार अपने आकार बदलता रहता है। और करता क्या है? तो WBC शरीर को प्रतिरक्षा करने का कार्य करता है, यानी शरीर में बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस आते हैं, इससे शरीर को रक्षा करता है। इसलिए WBC शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। अब आए हम प्लेटलेट्स या बिंबाणु, हिंदी में इसका नाम है बिंबाणु। बिंबाणु ये रक्त को थक्का जमाने का काम करता है, यानी शरीर का कोई भाग अगर कट फट जाए और उससे लगातार रक्त निकलता रहे तो शरीर में निश्चित रूप से रक्त की कमी हो जाएगी। इससे बचाने के लिए बिंबाणु या प्लेटलेट्स जब भी शरीर का कोई भाग कटता है तो वो रक्त जैसे ही हवा के संपर्क में आता है उस भाग पे जम जाता है और रक्त को आगे बहने से रोक देता है। तो इस तरह से बिंबाणु या प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। अब हम अगला हैं रक्त वाहिनियाँ। रक्त है और हृदय भी है, लेकिन हृदय तक रक्त का जाना निश्चित रूप से कुछ नलिकाओं के द्वारा होगा। तो इसी नलिकाओं को कहा जाता है रक्त वाहिनियाँ। देखिए, रक्त का बहना जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उसे कहा जाता है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ 3 होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। तो थोड़ा तुलनात्मक भी में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। एक तरफ धमनी, धमनी क्या करती है और कैसी नलिका है। शिरा ये क्या करती है और कैसी नलिका। चलिए, धमनी, धमनी हृदय से शुद्ध रक्त, ये हृदय से शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजनित रक्त,
हृदय से शुद्ध रक्त को सारे शरीर में ले जाती है। क्या ऊपर या नीचे? सारे शरीर में ले जाती है। जबकि शिरा सारे शरीर का अशुद्ध रक्त, ऊपर वाला या नीचे वाला? सारे शरीर का शुद्ध रक्त। जब अशुद्ध रक्त की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त सारे शरीर का शुद्ध रक्त हृदय में लाता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, धमनियों की दीवारें मोटी, जो धमनी होती है, धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती है, लेकिन शिराओं की दीवारें पतली और दृढ़ होती है। और यहाँ एक अपवाद है, सारे हृदय से सारे शरीर में शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन एक अपवाद है इसका, फुफ्फुस धमनी। इसके बारे में डिटेल हृदय पर हम जब बताएंगे उसमें आ जाएगा। तो फुफ्फुस धमनी, नाम है धमनी, लेकिन इससे शुद्ध नहीं अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसी तरह से शिरा, शिरा का मतलब अशुद्ध रक्त प्रवाहित होने वाली नलिका, लेकिन अपवाद इसका भी आ गया कि फुफ्फुस शिरा जैसे ही हम बोलेंगे इसका मतलब यहाँ पर शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, यानी एक दूसरे का अपोजिट, फुफ्फुस शिरा। और धमनियों की दीवारों में, ऐसे दीवार है, कोई कपाट या वाल्व नहीं होता, यानी रक्त आता है लौट भी सकता है। तो धमनियों की दीवारें में कोई कपाट नहीं होती, जबकि शिराओं की दीवारों में कपाट लगी होती है, जो रक्त को आने तो देती है लेकिन वापस लौटने नहीं देती है। ये हुआ धमनी और शिरा। धमनी और शिरा के बीच और भी पतली नली है जिसका नाम है केशिका। तो अब हम चलते हैं केशिका में। धमनियाँ आगे चलकर पतली पतली नलिका बनाती है और विभिन्न अंगों में जाती है। अब तो ये हो गया धमनी, और जब आगे यह विभिन्न अंगों की ओर जा रही है तो इसको कहेंगे धमनिकाएं। आगे चलकर क्या बढ़ जाएगी? धमनिकाओं में बढ़ जाती है। अब मान लीजिए ये लीवर है या कोई भी अंग, अब जब कोई अंग में गया, कोई ऑर्गन में धमनिका पहुंचा, तो अंदर जाकर ये और भी पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिसको केशिका या धमनी के तरफ से है तो धमनी केशिका कहा जाता है। तो ये अंदर जाके धमनी केशिका बनाता है। उसी तरह से धमनी केशिका है मतलब अंग को O2 युक्त रक्त देता है और उसके फलस्वरूप निकला CO2 उससे वापस लेता है। अब जब ये नलिका शरीर के अंदर ऐसे निकलती है तो इसमें तो आया O2, ये यहाँ ले लिया यहाँ से CO2, तो यही शरीर अंग के अंदर उपस्थित पतली नलिकाएं यहाँ बन गई धमनी केशिकाएं। ये नीचे की ओर हो गया धमनी केशिकाएं। और जब इससे अशुद्ध रक्त मिल गया तो ये इधर वाला पार्ट हो गया सिरिकाएं या शिरा केशिकाएं। और फिर ये आपस में मिलकर सिरिकाएं बनाती है, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? सिरिकाएं। आपस में मिलकर सिरिकाएं बनाती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिरिकाएं जब आपस में मिलते हैं तो ये बना दिए, हो गया ना, ये बन के एक हो गया और तब ये बन गया शिरा। तो इस तरह से धमनियाँ शुद्ध रक्त प्रत्येक अंग या कोशिका को प्रदान करती है और वह बढ़ती है धमनी, धमनिकाएं, धमनी केशिकाएं। उसी तरह से अशुद्ध रक्त शिरा केशिकाएं, सिरिकाएं और शिरा में आकर पुनः शुद्ध होने के लिए हृदय में चला जाता है। इस तरह से रक्त वाहिनियाँ धमनी, शिरा और केशिकाओं में विभाजित होता है।
अब अगला है हृदय। हृदय के बारे में पूरा डिटेल और अगले वीडियो में। तो फिलहाल हम पढ़ें दूसरा लसिका तंत्र के बारे में, क्योंकि मानव परिवहन तंत्र दो तंत्र से मिलकर बना, रक्त परिवहन और लसिका तंत्र। जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए रक्त परिवहन तंत्र है, वही उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण लसिका तंत्र भी है। तो लसिका तंत्र के बारे में देखें। जब रक्त के केशिकाओं से, एकदम पतली पतली नलियों से, जब रक्त केशिकाओं से रक्त प्रवाहित होती है, तो इसके रास्ते में जो भी उत्तक कोशिकाएं आती है, वो इनसे रक्त केशिकाओं से रक्त प्लाज्मा और WBC ये छनकर उत्तक कोशिकाओं में चले आते हैं। क्या क्या चला आता है? प्लाज्मा चला आता है और WBC चला आता है। RBC क्यों नहीं? क्योंकि RBC आकार बड़ा होता है या लचीला नहीं है, जबकि WBC लचीला होता है। तो रक्त केशिकाओं से छनकर विसरण के द्वारा प्लाज्मा और WBC उत्तक कोशिकाओं में चला आता है। तो इसी WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहा जाता है। WBC सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका या लिम्फ कहा जाता है। यानी लसिका में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है और WBC होता है। इसी कारण लसिका का रंग भी लाल नहीं होता, क्योंकि इसमें RBC नहीं होता। लसिका भी लाल नहीं होता। अब लसिका करता क्या है? तो जिस तरह से परिवहन तंत्र हमारे पूरे शरीर में है, उसी के समांतर लसिका भी आपस में मिलकर लसिका तंत्र बनाती है और पूरे शरीर में इसकी गांठें हैं। और इसका कार्य है कि उत्तक में O2 हार्मोन और पचा हुआ भोजन को पहुंचाना। अब जो हानिकारक पदार्थ है, जैसे CO2, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट और अतिरिक्त जल, इसको यह उत्तक कोशिकाओं से निकाल के लसिका में पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से रक्त परिवहन तंत्र और लसिका तंत्र ये दोनों मिलकर मानव परिवहन तंत्र बनाते हैं। अगला हृदय के बारे में। हृदय फिगर के साथ डिटेल में अगले वीडियो में। ओके।